हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, हम लोग संविधान का निर्माण, उसका पृष्ठभूमि, कैबिनेट मिशन इत्यादि सभी हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका सारा वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है। जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज जो है बीपीएससी के चेयरमैन साहब का ट्वीट भी आया था, अतुल प्रसाद जी का, माननीय अतुल प्रसाद जी का, कि एक टीचर का काम है कि स्टूडेंट का जो लर्निंग स्टैंडर्ड है उसको डेवलप करना और बेहतर पढ़ाई उसके सामने पेश करना। तो हमारा भी चैनल का यही उद्देश्य है कि हम जो है आपको अपने चैनल के माध्यम से अच्छा कंटेंट दे, एक कंसेप्चुअल कंटेंट दे जो सभी परीक्षाओं में आपको फायदा करे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम लोग आए हैं उसका नाम है संविधान की अनुसूची। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और किसी भी परीक्षाओं में इसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, कह रहा है कि जब हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। ठीक है, याद रखिएगा। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें टोटल 10 अनुसूची थी और वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूची है? 12। तो ये तीनों बातों को याद रखिएगा। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो हमारा मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम में 10 अनुसूची और वर्तमान में कितनी? 12 अनुसूची। दोस्तों, जितना भी अधिनियम है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, उसको जरूर पढ़िएगा, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। पहली अनुसूची जो है, याद रखिएगा, इसमें क्या है? इसमें राज्य और संघ शासित प्रदेश का वर्णन है। तो राज्य में कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें क्या है? वर्णन है। आपको पता है दोस्त कि जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही में एक राज्य के रूप में थे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया? इसको तोड़ के दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में कब आया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको एक पता है कि यहाँ पर गुजरात के आसपास, यहाँ पर गुजरात में दादर नागर हवेली और दमन और दीव, ऐसे आप कर सकते हो, दमन और दीव और दादर नागर हवेली, ये दोनों जो है काफी नजदीक थे। ठीक है, और दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। तो जब नजदीकी थे और दोनों का प्रशासनिक एरिया अलग अलग था, तो इसमें क्या कर दिया गया कि 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक में मिला दिया गया और एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो याद रखिएगा, इस तरीके से आपका वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका भी आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछ देता है कि यदि भारतीय संघ के नए राज्यों का सृजन या मतलब निर्माण करना है तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो याद रखिएगा, पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। ये क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा कि VVI में यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान के कौन सा अनुसूची में संशोधन करना होगा? दोस्तों, पहली अनुसूची में। ये डायरेक्ट प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है कि संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन। याद रखिएगा, अब इसमें कौन कौन से संवैधानिक अधिकारी आते हैं? तो याद रखिएगा, देखिए याद करने का आपको तरीका बताते हैं। पहला तो तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, अब फिर लोकसभा को पकड़ लीजिएगा, तो लोकसभा में कौन आएंगे? अध्यक्ष आएंगे और उपाध्यक्ष आएंगे। राज्यसभा को पकड़ लीजिएगा तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति आएंगे। विधानसभा को पकड़ लीजिएगा तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आएंगे। और विधान परिषद का अगर बात करते हैं तो सभापति और उपसभापति आएंगे। और उच्चतम न्यायालय को पकड़िएगा तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश न्यायालय को पकड़ लिए। और कैग, कैग का होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इतने अधिकारियों का आपको क्या है, इनके वेतन भत्ता और पेंशन का वर्णन है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तो याद करने का आपको तरीका याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को पकड़ लीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा को पकड़ लीजिएगा, विधानसभा और विधान परिषद को पकड़ लीजिएगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब जो होते ही है। और उच्चतम न्यायालय, न्यायालय को पकड़ लीजिएगा तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश का वेतन भत्ता का वर्णन किसमें है, दूसरी अनुसूची में। और कैग का याद करने का आपको तरीका बता दिए। तीसरी अनुसूची में याद रखिएगा, तीसरी अनुसूची में संवैधानिक अधिकारियों के शपथ का वर्णन है। तो इसको भी आपको ट्रिक मतलब याद करने का तरीका बताते हैं। संसद के सदस्य, मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आ जाएंगे। संघ के मंत्री, जो भी केंद्रीय स्तर के मंत्री हैं। विधानमंडल के सदस्य, मतलब विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, तो राज्य के मंत्री को पकड़ लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश का जो है वेतन आपका वर्णन किसमें है, तीसरी अनुसूची में है। और कैग, कैग का मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। याद रखिएगा इन लोगों के वेतन भत्तों का वर्णन जो है तीसरी में, इंपॉर्टेंट है। और देखिए नोट करके याद रखिएगा, राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन, तो राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन किस आर्टिकल में है, 60। उपराष्ट्रपति का शपथ का वर्णन किसमें है दोस्त, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है 69। अगर पूछेगा कि राज्यपाल के शपथ का वर्णन किसमें है तो 159। यानी कि ये तीन व्यक्ति को अपवाद में निकाल लीजिएगा, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन का शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं है। यानी कि सीधा आपको पूछेगा कि किसका वर्णन जो है, शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो आखिर इसका कहां वर्णन है भाई, तो राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन 60 में है, उपराष्ट्रपति का शपथ का वर्णन अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल का शपथ का वर्णन 159 में है। तो इनका आर्टिकल में इनके शपथ के बारे में वर्णन है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चौथी अनुसूची में 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा, से राज्यसभा में क्या दिया गया है, प्रतिनिधित्व दिया गया है। याद रखिएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो याद रखिएगा चौथी अनुसूची, तो इसको बिल्कुल याद रख लेना है। ठीक है, आगे जो है पांचवी अनुसूची में क्या है कि इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में है। यानी कि भारत में जो जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, यानी कि शेड्यूल्ड एरिया हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके प्रशासन का, नियंत्रण का वर्णन है। याद रखिएगा पांचवी अनुसूची में। और छठी अनुसूची में दोस्तों, इसका छोटा भाई समझ लीजिए, इसमें ये 4 राज्य असम, मेघालय, ये चारों को एकदम याद रखिएगा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है छठी अनुसूची में। और पांचवी अनुसूची में पूरे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन है। और छठी अनुसूची में 4 दे देगा कि छठी अनुसूची में किस क्षेत्र के, मतलब जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन नहीं है। असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर दे देगा। तो इसलिए याद रखिएगा कौन कौन है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग छठी अनुसूची तक पढ़ चुके थे। सातवीं अनुसूची में क्या है कि इसमें संघ एवं राज्यों के बीच, देखिए सातवीं अनुसूची में है, इसमें संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है और इसको विभिन्न विषयों में डाल दिया गया है, जैसे संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय और समवर्ती सूची का विषय। इसको याद रखिएगा। आपको यहां पर याद रख लेना है दोस्त कि संघ सूची में 97 विषय थे, अब हो गए हैं वर्तमान में 100। राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब हो गए हैं 52 विषय। तो संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। याद रखिएगा संसद को। ठीक है, तो याद रखिएगा संसद, या इसको ऐसे रखिए केंद्र सरकार को। ठीक है, राज्य सूची पर राज्य सरकार को और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों के कानून बनाने का अधिकार है
लेकिन किसके कानून का महत्व दिया जाएगा दोस्त? तो याद रखिएगा, केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को महत्व दिया जाता है। अब आप एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपको मेंस बीपीएससी के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है। क्या सोचना है कि संघ सूची का विषय पहले 97 था, अब 100 हो गया, यानी कि संघ सूची का विषय बढ़ गया। राज्य सूची का विषय एक 66 था, 61 हो गया, और समवर्ती सूची 47 था, अब 52 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ सर? केंद्र सरकार संघ सूची के विषय को बढ़ा रही है और राज्य सूची के विषय को घटा रही है, यानी राज्यों के शक्ति को क्या हो रहा है, किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, और उसको किस में डाल दिया जा रहा है? समवर्ती सूची में। देख रहे हैं 47 से 52 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ये जान लीजिए कि जो समवर्ती सूची में हम बताए थे कि केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है और राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन महत्व किसके कानून का होगा? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार का। तो ये तो जान गए भाई साहब कि केंद्र सरकार जानता है कि अगर समवर्ती सूची में विषय को डाल देंगे राज्य सूची से निकाल के, तो गेंद किसके पाले में आ जाएगा? मेरे पाले में आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कानून का महत्व रहेगा। तो केंद्र सरकार जो है राज्य सूची के विषयों पर क्या कर रहा है? काट के समवर्ती सूची में डाल दिया जा रहा है, और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद का कारण भी है दोस्तों। तो आप याद कर लीजिएगा, ये सब बातों को आप लिखिएगा, केंद्र राज्य संबंधों में काफी इंपॉर्टेंट आपका काम करेगा, ठीक है। ये चीज को, और विधि आयोग जो है 22वें विधि आयोग, इसके पहले था 21वां विधि आयोग, इसने भी सिफारिश किया था कि राज्य सूची के विषय को कमी नहीं किया जाना चाहिए। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। चलिए, 8वीं अनुसूची में क्या है? टोटल अभी वर्तमान में 22 भाषा है, लेकिन जब मूल संविधान बना था, यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तो याद रखिएगा, जो 15वीं भाषा जो इसमें जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है। सिंधी कहने का मतलब है कि आप इधर में आओगे पाकिस्तान साइड में, इधर अभी भी भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जिससे पंजाब राजस्थान वाले एरिया में कुछ सिंधी भाषा बोले जाते हैं। तो 15वीं भाषा कौन था? सिंधी, यानी कि सिंधी बना। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में, इसको याद रखिएगा। फिर 3 भाषा और जोड़ दिए गए, तो 18 हो गया। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 71वां संविधान संशोधन 1992। तो टोटल कितने हो गए? 18। इसका एक ट्रिक भी लोग याद करता है, इसको याद रखिएगा। मकान बना लिया, म से क्या हो गया? मणिपुरी, क से कोंकण और न से नेपाली। तो इसको भी याद रखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन 1992। फिर 18 भाषा और 4 भाषा और जुड़ गए, तो टोटल 22 भाषा हो गया। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है। कौन कौन जोड़ा गया? संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। लेकिन ये अधिनियम लागू कब हुआ? तो 2004 में। ये बीपीएससी में प्रश्न पूछ चुका असिस्टेंट में। असिस्टेंट का भी एग्जाम आपका बीपीएससी का होने ही वाला है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची को देखो, यहां तक तो थे। अभी जो 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया, याद रखिएगा, ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? प्रथम। चूंकि संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1951 में। तो 9वीं अनुसूची को संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया। और ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार से, ठीक है दोस्तों। ये जो 9वीं अनुसूची है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें टोटल कानून कितने हैं? 284। और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जब संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब देखो, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको यहां से बताना है कि जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों, इसको लाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। इसको भी जानिए, क्या मकसद था, आपको थोड़ा समझना चाहिए। आपको जब देश आजाद हुआ था, आपको पता है कि हमारे मूल संविधान में टोटल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। कौन सा अधिकार हुआ करता था? संपत्ति का अधिकार। अब जो है, सरकार को रोड बनाना था, फ्लाईओवर बनाना था,
बहुत सारे प्रोजेक्ट पे वर्क करना था, इसको जमीन चाहिए था। और जब किसी की सरकार किसी का जमीन छीनने का प्रयास करता था तो जमीन के मालिक केस कर देते थे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हमारे मूल अधिकार का हनन है, आप मेरा जमीन कैसे छीन लीजिए। तो इस पर एक सरकार ने नियम बनाया कि भाई साहब, अगर किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो न्यायालय में वाद योग नहीं होगा, यानी कि मुकदमाबाजी उस पर नहीं हो सकती है। तो 9वीं अनुसूची में अगर किसी कानून को डाल दिया गया तो न्यायालय में वाद योग नहीं होगा, ये बात कहा गया। और ये भूमि सुधार के तहत किया गया 9वीं अनुसूची में। टोटल 284 कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, यानी कि अब इस कानून के तहत अगर कोई सरकार अगर आपके जमीन का या किसी भी प्रकार का एक्वायर करती है तो आप उसको न्यायालय में नहीं ले जा सकते। तो एक बहुत, आप जहां से सोचना खत्म करते हैं ना, सरकार वहां से सोचना शुरू करती है। लेकिन इसका भी तोड़ सुप्रीम कोर्ट ने निकाल लिया। क्या निकाल लिया कि 2006 में एक केस आया, कोहिलो केस, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, कोहिलो केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार ऐसे तो आप क्या कीजिएगा, संविधान में संशोधन, ये आप जो 9वीं अनुसूची में सभी कानून को डाल दीजिएगा तो हम जो है हम कैसे जांच कर पाएंगे कि आपका कानून कैसा है कैसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1973 में कौन सा वाद आया था, केशवानंद भारती वाद। और केशवानंद भारती वाद जो है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, सरकार को आप जो भी कानून बनाते हैं आप अगर आप 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं तो न्यायालय में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप याद रखिए कि केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कोहिलो केस को लेकर, कि 1973 के पहले के जो विषय या कोई कानून जो 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए हैं उसका हम जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं करेंगे, ठीक है। ये नहीं देखेंगे कि वो सही है कि गलत है। लेकिन 1973 के बाद का अगर कोई भी कानून बनाकर आप 9वीं अनुसूची में डाल दिए हैं तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। अगर वो कानून व्यक्ति के अधिकारों का हनन करेगा तो उस कानून को हम क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है अनुच्छेद 137 के तहत जुडिशियल रिव्यू का, न्यायिक पुनर्विलोकन का, और इसके तहत वो किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। और अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है, ब्रह्मास्त्र है, कि अगर कोई कानून विधायिका बनाया है या संसद बनाया है, अगर वो कानून हमारे अधिकारों का हनन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि उस कानून को रद्द कर सकती है। तो आपको क्या याद करना है कि 9वीं अनुसूची में यदि किसी कानून को डाल दिया जाए तो न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, यह बात गलत है। अब क्या हो गया है कि 1973 के पहले का कोई केस होगा तो न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, लेकिन 1973 के बाद का केस अगर कोई कानून अगर इसमें डाला गया है, अगर वो मूल अधिकार का हनन करता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर वो अधिकारों को छीनेगा तो उसको क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट को, ठीक है। 2006 का कोहिलो केस याद रखिएगा, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से है। पहले क्या था, अच्छा, दल बदल जो है ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। तो दल बदल कानून कौन सा संशोधन में आया था, तो 52वां संविधान संशोधन कब आया था, 1985। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। एक बात याद रखिएगा दोस्त कि दल बदल के तहत कोई दोषी है तो दोषी है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कि दल बदल के तहत कोई अगर दोषी पाया गया तो संसद का सदस्य रहेगा या नहीं रहेगा, ये जो है लोकसभा का सदस्य, मान लीजिए कि अगर दल बदल में लोकसभा का सदस्य दोषी पाया गया तो उसकी सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और राज्यसभा के कोई मेंबर यदि दल बदल में दोषी पाया गया तो वह सदस्य रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका निर्णय कौन करेगा, राज्यसभा का सभापति, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पेप्सू हुआ करता था। पेप्सू, पेप्सू का मतलब आज जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के एरिया देखते हो, ये सभी पहले एक में हुआ करते थे और पेप्सू के नाम से जाने जाते थे। पेप्सू का फुल फॉर्म होता है पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट
यूनियन। तो क्या हुआ कि पेप्सू में एक विधायक थे जो मंत्री बनने के लिए कभी इस पार्टी में जा, उनका नाम था गयाराम। उनका नाम क्या था? गयाराम। तो मंत्री बनने के लिए कभी इस पार्टी में जाएं, कभी उस पार्टी में जाएं। तो एक कहावत प्रचलित हो गया, आयाराम और गयाराम, यानी गयाराम कब आया और कब गया पार्टी से। तो इसलिए ये गयाराम और आयाराम की संस्कृति को रोकने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने दल बदल पर रोक लगाने के लिए 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़े। और उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन आया? 52वां संविधान संशोधन। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप दल बदल करते रहते हो तो उससे क्या होगा? एक पार्टी का डिसिप्लिन टूटेगा। तो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11वीं अनुसूची के तहत संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन आया? 73वां संविधान संशोधन आया 1992 में, याद रखिएगा। और ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। हम लोग पढ़ चुके हैं। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस भी मनाते हैं। और पंचायतों को कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए कानून बनाने के लिए। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 243 के जी में दिया हुआ है। इसकी भी बीपीएससी में पूछ चुका है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 243 से 243 ओ तक। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया, नगर निगम पर संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके लिए 74वां संविधान संशोधन आया 1992 में। और नगर पालिका को 18 विषय दिए गए कानून बनाने के लिए, यानी 18 विषय पर कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग 12वीं अनुसूची को पढ़ चुके हैं और इसके हर एक बारीकी को समझने का प्रयास किया है दोस्तों। अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो प्लीज हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी हौसला हमारा भी क्या हो, बुलंद हो, और आपके लिए हम अच्छा अच्छा कंटेंट ला सके दोस्तों। ठीक है, यानी कि अगर एक बार आपने इस अनुसूची को पढ़ लिया तो दूसरा चीज पढ़ने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ध्यान रखिए अपना। टेक केयर।